Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस, अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन का आखिरी पार्ट, चैप्टर नंबर 11 का आखिरी पार्ट हम कवर करेंगे, और जो कि सफ़र है हमारा 1870 के दशक से लेके 1947 तक का। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें इस चैप्टर से मिले हैं, और मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, और आई होप आपने देखा भी होगा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा भारत छोड़ो और उसके बाद, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या क्या गतिविधियां हुई हमारे भारत को आज़ाद कराने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आई होप गाइज आपने अब तक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर दीजिए। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। अंग्रेजों को चेतावनी दी वे फौरन भारत छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता से बोला कि करो या मरो, ठीक है, और करो और मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को तो डाल दिया जेल में। इसके बावजूद भी यह आंदोलन फैलता ही चला गया। किसान और युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आंदोलन में कूद पड़े, और देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए, मतलब कि जो सरकार से रिलेटेड थे उन सब पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज से भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए कर दिया था मजबूर। और गाइस, ये देखिए एक झलकी भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 की, जहां प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। और गाइस, ये देखिए हमारे देश के एक क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचार एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे, पर उसके बावजूद भी समाजवादी विचार रखने वाले नेताजी राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान किया करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए पहुंच गए सिंगापुर। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां पे आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का कर दिया गठन, और 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, पर ये वाला रास्ता तो कामयाब नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चला दिए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया था। मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य, सेवाग्राम 1942 का ये पिक्चर है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। उनकी बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती मौलाना आज़ाद थे, और उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये है 1944 की पिक्चर। राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता C राजगोपालाचारी जी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले
भारतीय गवर्नर जनरल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ और उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे, इम्पोर्टेंट नेम। और ये इमेज है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने 1945 से लेके 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर रहे थे। और गाइस, ये है पिक्चर महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की, सितंबर 1944 की। 1920 तक मुस्लिम और हिंदू एकता के समर्थक और समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता कराने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं में मोहम्मद अली जिन्ना जा पहुंचे। और ये वाली पिक्चर है जब मुंबई अधिवेशन से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से बात कर रहे थे, जुलाई 1946। महात्मा गांधी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी का विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। वर्ड सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां धार्मिक या अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। कोई भी आए, कभी भी नहीं, जो भी टाइम है पर्टिकुलर टाइम पे आके अपना आराम से जो गतिविधियां वो करे निर्वाचन से रिलेटेड। और गाइस, अब चलते हैं स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि इस प्रस्ताव में विभाजन या फिर पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? दरअसल 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा ही होगा। दरअसल 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे हो। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण, एक बहुत छोटी भूमिका ही निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया और जिससे फासला 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ अपने साथ मिलाने में भी कांग्रेस की विफलता ने भी लीग का अपना सामाजिक जनाधार बना दिया। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा था। ठीक है, ये वो सारे रीजंस है कि किस वजह से हमारा विभाजन हुआ, कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से एक अखंड भारत और पाकिस्तान में बट गया। दरअसल अखंड भारत में और भी ज़्यादा पार्ट्स थे, बट यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है पाकिस्तान विभाजन की। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग के बीच तो कर दी थी बातचीत शुरू, और यह रही असफल, क्योंकि लोगों का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। ठीक है, लीग वाले कह रहे थे, मुस्लिम लीग कह रहे थे कि बस मुसलमानों का प्रतिनिधि हम ही है, भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि। और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उन्हीं के साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हो गए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र पहले ही बता चुके हैं, उसमें कांग्रेस ने प्रदर्शन तो अच्छा रहा, बट जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी उस पे लीग सफल रही।
लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीति बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहेगा और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्त देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। मतलब कि अब ये था कि देश का विभाजन जरूरी हो गया था। कैबिनेट मिशन की इस विफल वार्ता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन स्टार्ट कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क गए, कई दिन तक चलते रहे, हजारों लोग मारे गए इन दंगों में और 1947 मार्च में तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई, कई लाख लोग मारे गए। अत्याचार की तो हद ही नहीं रही। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। गाइस, गदर मूवी देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि उस टाइम हुआ क्या होगा। उनके शहरों का माहौल बदल गया, एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। और गाइस, ये देखिए इमेज हिंसाग्रस्त पंजाब से, पंजाब पाकिस्तान वाला भी और इंडिया वाला भी, ठीक है। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। ये पिक्चर उस टाइम की है। और एक इमेज है साइड में खान अब्दुल गफ्फार खान की। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पाश्तून नेताओं में से एक थे। हमने इसमें देख लिया कि अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और ये फोटो है मार्च 1947 की। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, वह खुदाई खिदमतगार संगठन के स्थापक थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शांति अहिंसक आंदोलन था। और बादशाह खान भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। और गाइस, अब टाइम है पड़ोस यात्रा का। आपको तो मालूम है कि जब तक पड़ोसियों के घर में नहीं झांका जाए हमारा कहाँ काम पूरा होता है इंडिया वालों का, ठीक है। तो अब चलते हैं अफ्रीका घूमने, घाना में। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी एशियाई देशों का राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए औपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी। फिर अफ्रीका के बारे में तो केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानूनी बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत भी नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि, खराब कार्य परिस्थितियों में, और इन सब की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था। गोल्ड कोस्ट के नाम से ही जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व क्वामे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार, जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था।
1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाए जिसमें कोई मनोनीत या फिर विशेष सदस्य ना हो। देखो गाइस, मनोनीत या फिर विशेष सदस्य का मतलब होता है कि किसी ने अपनी तरफ से कोई बंदा भेजा हो, ठीक है। और 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1957 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। गाइस, यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, प्रतिनिधि और मनोनीत सदस्य या फिर विशेष सदस्य। तो मीनिंग प्रतिनिधियों का होता है जिसको जनता चुनती है, और मनोनीत सदस्य ये होते हैं जिसको कोई एक पावरफुल पर्सन चुन के आगे भेजता है, ठीक है। सो गाइज, इसी पड़ोस यात्रा के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।